Hi, your direction is more important than your speed. Today is 9th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. राजस्थान में है सांभर सॉल्ट लेक, वेस्ट बंगाल में है गोरुमारा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में है पुलिकट बर्ड सेंचुरी, स्वीडन में है रिक्सडैग वहाँ की पार्लियामेंट। मिस्टर जोसेफ बैप्टिस्टा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन होम रूल लीग के। आज के सवाल हैं, डोमकच एक फेमस फोक डांस है फ्रॉम विच स्टेट ऑफ ओरिजिन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेस्ड इन विच स्टेट। Which instrument is used for testing the purity of milk, milk adulteration and milk purity? Which gland is responsible for production of melatonin and to regulate reproductive hormones? उस ग्लैंड का नाम क्या है? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है fomented, इसका मतलब है भड़काना, इंस्टिगेट करना, स्टिर अप करना फॉर दिस वायलेंट सेंटिमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोवोक करना, इंसाइट करना। देन दिस इज आर्मिस्टिस, इसका मतलब है युद्ध विराम है, लड़ाई चल रही है, युद्ध विराम है। अग्रीमेंट मेड बाय ओपोजिंग साइड्स इन अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ सर्टेन टाइम, एक ट्रूस है। वाइली का मतलब है वो बहुत चतुर है, स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज एस्पेशली डिसीटफुली। एम्बुश, एम्बुश हुआ मतलब घात लगाकर हमला किया, अ सरप्राइज अटैक ऑन समवन फ्रॉम अ कंसील्ड पोजीशन। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, रिट्रीट। ये आज के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश्ड, नॉड फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, देन अ मेजर्ड रेस्पॉन्स, डिप्लोमेटिक गेम्स, दिस इज एडिटोरियल। रशिया के साथ जो लेगेसी रिलेशनशिप है उसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। देन एलपीजी की प्राइस हाई होती है तो एयर पॉल्यूशन के लिए दिस इज नॉट राइट। देन रोबस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, टोबैको टैक्स, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द स्टील फ्रेम, यूपीएससी सिलेक्शन में दिस इज अबाउट जनरल जो क्या ट्रेंड चल रहा है। वैक्यूम एट टॉप लेवल ऑफ द मिलिट्री हायरार्की। देन जर्मनी के नए चीफ हैं, आउटलुक क्लाउडेड बाय ओमिक्रॉन, आरबीआई ने कहा। दिस इज सेक्शन 69A, ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेंड्स इन इनइक्वालिटी, दिस इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। त्रिकोणामाली में ऑयल टैंकर बनाने का इंडिया प्लान कर रहा है, लेट अस सी, इसको वापस रिवाइव करना है। और श्रीलंका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, दिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देन आज हम समझते हैं जॉन रॉल की थ्योरी, 3 प्रिंसिपल्स। ये एथिक्स में भी हम देखते हैं, इक्वालिटी पे भी हम देखते हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, जो फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट तमिलनाडु चॉपर क्रैश। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में ये यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है। जो प्लेन था वो इधर कहीं ट्रैवल कर रहा था कुन्नूर में, दिस इज़ नियर नीलगिरी। यहाँ की टरेन डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली में क्या हुआ, लेट अस वेट, इस पे इंक्वायरी रिपोर्ट अभी आने वाली है। बट वी लॉस्ट आवर सीडीएस, दिस इज़ अ ट्रैजिक एक्सीडेंट। सो इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुए हैं कि ये क्रैश क्यों हुआ, बिकॉज अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी रोबुस्ट हेलीकॉप्टर MI-17V5, ये ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात पे इन्वेस्टिगेशंस अभी होंगे। सीडीएस वॉज बाउंड फॉर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, और ये ऐसे हेलीकॉप्टर का यहाँ पे क्रैश हुआ। वी लॉस्ट लाइव्स, सो मैनी लाइव्स, सो दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब ने भी यहाँ पे बताया, द नेशन हैज़ लॉस्ट वन ऑफ इट्स ब्रेवेस्ट सन। हिज 4 decades of selfless service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. General Bipin Rawat was an outstanding soldier and a true patriot. India will never forget his exceptional service. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. अब वैक्यूम एट टॉप है,
अनटाइमली जो हुआ सीडीएस, फर्स्ट सीडीएस थे आप जनरल बिपिन रावत, तो एक वैक्यूम बन गया है हाईएस्ट लेवल पे इंडियन मिलिट्री हायरार्की। ऑल्दो गवर्नमेंट ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कहा है 7 days में हम नेक्स्ट सीडीएस को यहाँ रिकमेंड करेंगे। लेट अस वेट। एम्बिशियस जो रिफॉर्म्स थे आर्म्ड फोर्सेस के, जैसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये सब वर्क भी अभी इनकम्प्लीट था। सो दिस अनटाइमली, दिस एक्सीडेंट ने, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट ने बहुत ज़्यादा लॉस किया है हमारा। चॉपर ने एक ट्री को हिट किया, ऐसा विटनेस ने कहा। वन ऑफ द सेफेस्ट कॉप्टर है। लेट अस वेट, इस पे इन्वेस्टिगेशन जो थोरो है उसका ज़रूरत है। जनरल रावत टुक ओवर एज द फर्स्ट सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस थे आप, सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द कंट्री थे। जनवरी 1, 2020 को, आफ्टर सर्विंग एज आर्मी चीफ फॉर 3 years, तो पहले आप 3 साल तक इंडियन आर्मी के चीफ रहे, देन आपको सीडीएस की पोस्ट पे रखा गया। सीडीएस नई पोस्ट बनी थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसको आगे हम देखते हैं। सो दिस इज दिस ट्रैजिक एक्सीडेंट। सेकेंड जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है अबाउट नोड फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रोजेक्ट को अग्रीमेंट मिल गया है, हामी मिल गई है। इससे वाटर स्टाव्ड, मतलब सूखा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी एमपी के, वो बेनिफिट करेंगे फ्रॉम स्कीम। सो ये रिवर इंटरलिंकिंग क्या होता है? जैसे एक रिवर है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस रिवर। दिस इज वन रिवर जिसका नाम है केन रिवर। ये केन रिवर यहाँ मध्य प्रदेश, ऐसे पन्ना टाइगर रिजर्व और ऐसे करके बांदा और यूपी में यमुना में मिल रही है। ये दूसरी रिवर है जो रायसेन, अगेन मध्य प्रदेश से विदिशा ऐसे करके निकल रही है और ये भी जाके यमुना में मिल रही है। अब ये जो जोन है, ये जोन है वाटर स्टाव्ड, यहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी है। यहाँ जो है केन में ये जो जोन है यहाँ पे ठीक ठाक वाटर है, तो क्यों ना हम यहाँ का सरप्लस वाटर इस जोन में बाय कैनाल ट्रांसफर कर दे। तो ये जो वाटर स्टाव्ड है इस जगह सफिशिएंट वाटर हो जाएगा। तो दिस इज रिवर 1, दिस इज रिवर 2। रिवर 1 इज केन, रिवर 2 इज बेतवा। फ्रॉम केन टू बेतवा वी आर ट्रांसफरिंग वाटर वाया दिस कैनाल, और यहाँ पे एक दौधन डैम भी है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो दिस इज केन रिवर, दिस इज बेतवा रिवर, और वाया दिस कैनाल दौधन डैम से होते हुए ये रिवर ट्रांसफर, वाटर ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज रिवर इंटरलिंकिंग। वाटर ट्रांसफर करना है फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट रिवर। तो इससे जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बन सकते हैं, सोलर प्लांट्स का भी स्कोप है। ऐसे वाटर और एनर्जी का जो चैलेंज है वो सॉल्व होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर। एक दौधन डैम बनेगा और एक कैनाल बनेगी, तो दोनों रिवर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। लोअर प्रोजेक्ट में कोठा बैराज है, बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। इनके थ्रू वाटर एंड दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर प्लांट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी। तो नाम याद रखना है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो दिस इज केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? पहला तो ये जो दोनों इकोलॉजी होती है, रिवर इकोलॉजी होती है, वो डिफरेंट होती है। तो जब हम दो रिवर को इंटरलिंक करेंगे तो इन्वेजिव स्पीशीज जैसी इश्यूज आ सकते हैं। दोनों की जो वाटर है वो डिफरेंट है, देयर कुड बी चैलेंजेस। सेकंड जो होता है वो होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत होती है, रिवर इंटरलिंकिंग की कॉस्ट ह्यूज होती है। थर्ड जो होता है वो ये होता है कि बीच में, जैसे ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, अब बिकॉज वी विल बिल्ड अ डैम ओवर हियर, दौधन डैम, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया डूब में आएगा, इकोलॉजिकल लॉस होगा, हैबिटेशन लॉस होगा, एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी, ट्रीज लॉस होगा। सो दैट इज वाई दिस इज अ चैलेंज। तो सबमर्ज होगा पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में, और हैबिटेट ऑफ वल्चर्स और जैकाल्स यहाँ पे इम्पैक्ट होगी। सो दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी एंड एनवायरनमेंट लॉसेस, अप्रूवल इजीली मिलता नहीं है। बट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 2016 में इस इंटरलिंकिंग को अप्रूवल दे दिया। तो हमें याद रखना है रिवर्स के नाम और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन 2016 का अप्रूवल, और बीच में है ये पन्ना टाइगर रिजर्व। यहाँ एक बायोस्फीयर भी अभी नया बना है, नेम इट। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट, नया मतलब उसको यूनेस्को में एनलिस्ट किया गया है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट, अब सी पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जो बैकवर्ड एरिया है बुंदेलखंड का, वहाँ पर बढ़ेगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो मतलब सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे।
अब बिकॉज यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी तो यहाँ पे क्या थे, पुश फैक्टर्स थे। कल आपने ब्रेन ड्रेन के सवाल में लिखा था पुश फैक्टर्स। तो अरेस्टिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन फ्रॉम दिस रीजन, यहाँ बिकॉज कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है तो यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं और ये होता है पुश फैक्टर डिस्ट्रेस माइग्रेशन। अब बिकॉज ये डैम बनेगा, पानी आएगा तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी अरेस्ट होगा। सी, इस पे 2017 में एक सवाल भी आया था। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नॉट मैनी ईयर्स अगो रिवर लिंकिंग वाज अ कॉन्सेप्ट बट इट इज बिकमिंग अ रियलिटी इन द कंट्री। सिंस 2000 हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, बट टेक्निकल चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, एनवायरनमेंट लॉसेस के चैलेंजेस थे, तो ये प्रोजेक्ट्स डिले होते गए। केन बेतवा इज वन रिवर, ऐसे और भी इंटरलिंकिंग है, साउथ में इंटरलिंकिंग है, लाइक दैट। तो पहले ये चैलेंज था बट अब ये रियलिटी हो रहा है। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रिवर लिंकिंग एंड इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो इस प्रश्न को 3 पार्ट में एड्रेस करिए। पहले आप बताइए रिवर इंटरलिंकिंग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स बताइए। ओके, तो प्रेमाइस सेट हो गई कि व्हाट इज रिवर इंटरलिंकिंग, इसको कैसे अचीव करें वगैरह, ये सब बताइए। व्हाट इज दिस नो हाउ ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग। अब फिर आप आइए कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, सेकंड पार्ट, और इसका डिसएडवांटेज स्पेशली इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और फिर एक वे फॉरवर्ड भी लिखना है। अब बिकॉज वी आर गोइंग अहेड विद दिस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, दिस टेल्स कि वी आर लाइक इन फेवर ऑफ दिस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। सो ओवरऑल जो हमारी टोन होगा आंसर राइटिंग का वो पॉजिटिव होगा कि हम इंटरलिंकिंग को लाइक गवर्नमेंट इज मूविंग अहेड, एक्सपर्ट्स ने अप्रूवल भी दे दिया है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी मिल गया है, तो वी आर इन फेवर ऑफ दिस। बट जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन कैसे निकालें, इस चीज़ पे हमें एड्रेस करना है। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है स्मोक टॉवर। अब जैसे स्मोक टॉवर लगा, टेक्निकली दिस इज़ अ वेरी साउंड सॉल्यूशन। हमने बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर लगा दिया कि दिल्ली की पॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। 30% एफिशिएंसी चल रही है तो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो आईआईटी से स्टडी कर रही है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, लेट अस सी। देन दिस इज पेज नंबर 2, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बन गई है। देन एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है अ मेजर्ड रेस्पॉन्स। सी, ओमिक्रॉन को अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अर्ली हम इस पर कोई डिसीजन पास नहीं करना चाहिए। लेट अस वेट विद इन अ मंथ क्या इसका डायरेक्शन सेट होता है, कितना सिवियरिटी होता है, बिकॉज स्प्रेड तो क्विकली हो रहा है, सिवियरिटी एंड लॉसेस कितने होंगे दैट वी विल नीड टू सी, एंड फॉर दैट वी नीड सम टाइम। द पॉइंट इज वी शुड नॉट सेट ऑफ दिस, पैनिक मोड में भी नहीं जाना है, गार्ड्स भी ड्रॉप नहीं करने हैं। ये ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, डेटा अभी तो ये बता रहा है कि ये लेस विरुलेंट है, बट लेट अस सी। हमारे हाथ में केवल 2 ही चीज़ें हैं, गो गेट वैक्सीनेटेड एंड कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। क्योंकि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें भी कुछ 1 मंथ का टाइम लगेगा कि जिसमें इन्फेक्शन रिवील करे कि क्या आउटकम है। सो वी नीड सम टाइम। इससे पहले जैसे डेल्टा वेरिएंट था, उसने एंटीबॉडीज़ को भी न्यूट्रलाइज किया, कुछ वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोविड हुआ, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ। लेट अस सी ओमिक्रॉन में क्या होता है, सेलुलर इम्यूनिटी अभी भी है। द पॉइंट इज वैक्सीनेशन अगर थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो इट इज़ वर्थ टेकिंग वैक्सीनेशन। ओके, गो गेट वैक्सीनेटेड एंड फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। जो सेकेंड एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट डिप्लोमेटिक गेम्स। अब सी, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं उसमें देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली एंड ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और जो वर्ड आज का है वो है मल्टीपोलर। तो यूएस और चाइना का है, क्लैशेस हो रहा है ओवर वैल्यूज, ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन है ओवर ट्रेड। तो एक्चुअली क्या ये बहुत एंटेंगल्ड हो गया है, एक तरफ रशिया है, इंडिया है, फिर यहाँ चाइना है, फिर यहाँ वेस्ट है, फिर यहाँ पे यूरोप है, फिर यूरोप में यूक्रेन है, तो चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड है। तो डिप्लोमेटिक गेम्स यहाँ पे चल रहा है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने की बात किया विंटर ओलंपिक्स का। विंटर ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, February 4 से चाइना में हो रहे हैं, बीजिंग। यूएसए ने कहा कि हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे। तो ये व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने भी बोला, यूएस डिप्लोमेटिक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन वुड ट्रीट दीज गेम्स एज बिजनेस एज यूजुअल।
अब रीज़न क्या है, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज चाइना की ह्यूमन राइट्स पॉलिसी इज़ वेरी पुअर, ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ होते हैं और एट्रोसिटीज़ हो रही है शिनजियांग रीजन में। इन दोनों रीजंस के कारण यूएसए ने कहा हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे। सो दिस इज़ देयर। अब चाइना ने भी वार्निंग बोला डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे तो इसका रिपरकशन होगा। अब जो बाइडेन ने समिट ऑफ डेमोक्रेसी भी बुलाया था जिसमें चाइना और रशिया एब्सेंट थे। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक समिट था, चाइना एंड रशिया एब्सेंट थे। चाइना वुड टेक फर्म काउंटर मेजर्स, ये वार्निंग बोला है शी जिनपिंग गवर्नमेंट ने कि चाइना काउंटर मेजर करेगा जो यूएस के ये एक्शंस हैं उसके खिलाफ। अब बात ये है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है। तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है वहाँ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूएस नहीं होगा, पर वहाँ के जो अमेरिकन एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब अमेरिका के एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे विंटर ओलंपिक्स में, बट अमेरिका का कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो दिस इज डिप्लोमेटिक, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एज वेल। अब कंटिन्यू है क्लोजनेस बिटवीन चाइना एंड रशिया। और चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप क्यों बढ़ रही है? बिकॉज चाइना और रशिया दोनों के डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं वेस्ट से। तो वेस्ट एक कॉमन एनिमी मिल गया चाइना और रशिया को, तो चाइना और रशिया आर कमिंग क्लोजर। अब चाइना और रशिया कमिंग क्लोजर, तो दिस इज अलार्म बेल फॉर इंडिया। सो दैट इज वाई दिस इज अ क्वागमायर। ये जो गेम चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेटिक गेम्स, इसमें इंडिया का भी स्टेक है। डायरेक्टली यूएस चाइना में नहीं, डायरेक्टली यूएस रशिया में नहीं, बट बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट रशिया एंड चाइना की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है एंड दिस इज सेटिंग अलार्म बेल्स फॉर इंडिया। प्लस ट्रेड है, ताइवान है, साउथ चाइना सी है, ये एक अगेन बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है वेस्ट के साथ। तो दिस इज डिप्लोमेटिक, ये यहाँ पे ऐसे डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है। अब इसके बैकड्रॉप में रशिया के मिस्टर व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया आए थे। अब फिर वही सीन हो गया, हम रशिया से जैसे वेपन्स ले रहे हैं, S-400 ट्रायम्फ ले रहे हैं, यूएसए को ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो यूएसए बोलता है हम काटसा लगा देंगे। तो दिस इज अगेन डिप्लोमेटिक टसल। अब रशिया की बात करें तो हमने सबसे पहले दिन रशिया एज अ कंट्री के बारे में जाना, फिर हमने इंडो रशिया रिलेशनशिप पे भी कल नोट प्रिपेयर कर लिया। तो अब हम बड़े फैमिलियर हैं रशिया के साथ। रशिया की रिलेशनशिप में ऑल्दो हमने एक पॉजिटिव नोट रखा है कि रशिया इज़ अ डियर फ्रेंड, रशिया के साथ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप रही है, बट इस रिलेशनशिप में भी कुछ बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि जैसे यूएसएसआर का जो रशिया था तो वहाँ तो काफ़ी लाइक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी था, प्रॉक्सिमिटी भी हो रही थी, सेंट्रल एशिया तक दिस रशिया आ रहा था, तो वी वर हैविंग टर्म्स। बट 1991 के बाद जैसे जो रशिया के साथ रिलेशंस डेवलप हुए हैं वो प्योरली मिलिट्री बेसिस पे सेलर एंड बायर टाइप रिलेशंस रहे, तो इसमें वो डेप्थ नहीं आ पाती। जैसे यूएसए की बात करते हैं तो कितने सारे इंडियंस यूएस जा रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो रहा है, ब्रॉड बेस्ड टाइज है। आप ऐसे कितने लोग बता सकते हैं जो रशिया जा रहे हैं, रशियन कंपनीज, पीपल एक्सचेंज हो रहा है लाइक दैट? नो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। रशिया के साथ लेगेसी मतलब पुरानी रिलेशनशिप चली आ रही है बट उसमें लिमिटेशन है, नया कुछ नहीं है। लिटिल ऑर्गेनिक पीपल टू पीपल कंटेंट टू द रिलेशनशिप है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। देन क्वाड नया डेवलपमेंट हुआ, यूएस चाइना नया डेवलप हुआ, तो रशिया के साथ रिलेशन भी इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम देखेंगे इस प्रिज्म में। अनलेस द बायलैटरल टाइज कैन मूव बियॉन्ड आर्म सेल एंड परचेज, मतलब सेलर बेयर नहीं, और भी बहुत सारे एंगल्स होने चाहिए रिलेशनशिप के, तब तक ये जो इंडो रशिया रिलेशनशिप है ना, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स और फुल पोटेंशियल अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे ट्रेड हम देखें तो रशिया के साथ ट्रेड भी इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है अगर हम दिस नेचुरल ऑयल रिजर्व्स और वेपन्स को हटा दें तो दिस इज अ प्रॉब्लम। प्लस सेंट्रल एशियन रीजन में और ईरान इशू में रशिया के साथ अगर क्लोजर टाइज होते हैं तो इंडिया के स्टेक भी बढ़ेंगे, बिकॉज रशिया का डायरेक्ट से है। जैसे अफगानिस्तान में भी तालिबान गवर्नमेंट जो आई, रशिया के टॉक्स हैं वहाँ पे, रशिया की प्रेजेंस है। तो इन दैट केस अगर रशिया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अस तो हमारे भी स्टेक सेंट्रल एशियन रीजन में और ईरान इशू में बढ़ेंगे। सो दैट इज़ वाई ओवरऑल रशिया इज़ इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर अस। प्रॉब्लम क्या होती है कि वॉशिंगटन की पैरेलल में राइवलरी चल रही है
चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी, बिकॉज रशिया कोल्ड वॉर एरा में डायरेक्ट राइवल था यूएस का, अब चाइना नया राइवल बन गया है यूएसए का। तो द पॉइंट इज, इससे क्या होता है, हमारी जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं चाइना रशिया यूएसए के साथ, वो भी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इससे हमारे मैटर, न्यू दिल्ली के मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए। न्यू दिल्ली लोकेटेड इन एन अनस्टेबल एंड वर्चुअली फ्रेंडलेस नेबरहुड। अब हमारी पोजीशन देखो, यहाँ पे ये पाकिस्तान हेडेक है, यहाँ चाइना अलग ट्रबल दे रहा है, श्रीलंका भी कुछ बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं, मतलब फ्रेंडली नहीं रहा है एट टाइम्स, वो चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादा नज़र आता है। देन मालदीव्स में भी पहले प्रॉब्लम थी बट अब नॉर्मल सी हो गई। बांग्लादेश फॉर टाइम बिंग ये हमारे अच्छे रिलेशंस बने हुए हैं। भूटान के साथ चाइना अपना नया डिप्लोमेटिक टॉक्स ओपन कर रहा है। म्यांमार में हो गया है दिस मिलिट्री कू। सो द पॉइंट इज, वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। ऐसे में हमको रशिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखना इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द मैसेज ओवर हियर कि रशिया की जो रिलेशनशिप है, इंडो रशिया रिलेशनशिप, इसमें नए डायमेंशंस हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे हम कर भी रहे। जैसे ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर है जो ईस्टर्न रशिया में, जो व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई, वी आर एक्सपैंडिंग रिलेशन के डायमेंशंस बिटवीन इंडो एंड रशिया। बाकी हम जब भी ऐसे बात करते हैं बायलैटरल राइज, तो इंडिया पहले ही लिखते हैं, इसको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ जैसे सीनो वगैरह लिखा है, नो, इट इज़ ऑलवेज इंडिया एंड चाइना। हम पहले इंडिया फिर रशिया, इंडिया फिर यूएसए, लाइक दैट, विल राइट लाइक दैट, ओके। सो दिस इज देयर। ओवरऑल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि रशिया के साथ जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है हमारी, उसमें ज़्यादा सिंक और अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। ये बात है एलपीजी। अब एलपीजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों एलपीजी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एलपीजी से क्लीन एनर्जी मिलती है। एलपीजी में उज्ज्वला योजना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? बिकॉज उज्ज्वला योजना से क्लीन एनर्जी आ रही थी। हम बोल रहे थे स्मोक फ्री किचन बन गया, स्मोक फ्री। तो खाना बनाते वक्त अक्सर जो विमेन रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, कोल का यूज हो रहा है, लकड़ी जल रही है, लाइक दैट। बिकॉज ऑफ एलपीजी एक तो पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, दूसरा हेल्थ के फ्रंट पे भी बेनिफिट हुआ। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि सिलेंडर बड़े महंगे। तो उज्ज्वला योजना में भी हम देखते हैं कि रिफिल नहीं कराते। पहला सिलेंडर तो गवर्नमेंट ने पूरा किट दे दिया, बट वो रिफिल नहीं होगा, तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। प्लस पिछले कुछ टाइम पे स्काई रॉकेट हो गई है पेट्रोलियम की प्राइसेस। तो ये सब जो चीज़ है वो क्लीन एनर्जी और एयर पॉल्यूशन फाइट के लिए अच्छा नहीं है। हमें एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एक है ना, वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका बर्डन ह्यूज आता है मिडिल, लोअर मिडिल और पुअर फैमिलीज में। तो दिस इज देयर, लो इनकम हाउस होल्ड्स में एलपीजी सिलेंडर का कॉस्ट। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे वो ये हैं कि कॉस्टली एलपीजी होता है तो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर नहीं भराते, उसके बदले काऊ डंग, लकड़ी, बैक टू बेसिक पुराने जो तरीके हैं बायोमास बर्न करके उसमें आ जाते हैं। अब दिस इज हाईली पॉल्यूटिंग, तो इससे एयर पॉल्यूशन होगा। द पॉइंट इज, वी नीड टू कंटिन्यू द सब्सिडी इन एलपीजी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम आधार भी इनेबल किया था, लिंक किया था, और डिलीवरी ऑफ सर्विस टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे आजकल बैंक अकाउंट्स में सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी आ रही थी, तो ऐसे इनोवेशन लें ताकि जो स्लिपेज है, लीकेजेस है, उसको हम प्लग इन करें, ओके। उज्ज्वला 2.0 में भी क्लीन एनर्जी पे एम्फेसाइज किया गया। कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और जो जैसे गोबर का ये बनाते हैं, जैसे काऊ डंग के कुछ बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, या फिर लकड़ी से रिलेटेड ऐसा बायोमास का कुछ बना रहे हैं फॉर बर्निंग पर्पस, उसको हम फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रियल यूजेस में डाइवर्ट कर दें बजाय जलाने के, तो इनसे लाइवलीहुड और इनकम ऑप्शंस भी मिलेंगे। सो ये हमें सॉल्व करना है कि हम एक तो नया कुछ दे रहे हैं, तो जो पुराना है ना उसका रिप्लेसमेंट भी देना पड़ेगा, उसको बेटर वैल्यू प्रपोजिशन देना पड़ेगा, तभी फिर स्विच हो पाएगा लेटर एंड स्पिरिट में। अदरवाइज क्या होता है, सिलेंडर्स तो होते हैं बट वो यूज नहीं आते, वापस बायोमास मास पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इससे पर्पस डिफीट हो रहा है, एयर पॉल्यूशन फाइट। अब यहाँ एक टर्म कंटिन्यूअसली यूज किया है, वो है क्लीन एनर्जी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्लीन एनर्जी? ये वर्ड क्या है? बड़ा बज़वर्ड रहा है, ये ग्लासगो में भी बात किया। क्लीन एनर्जी, आईपीसीसी 6th रिपोर्ट भी बोलती है क्लीन एनर्जी। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज पोटेंशियल एंड हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, टाइडल हो सकता है, देयर आर सो मेनी। सो इनका पोटेंशियल क्या है, इसके आप देखो कुछ मैप्स वगैरह भी हैं
कि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल कहाँ पर है, कितने गीगावाट है, प्लस प्राइम मिनिस्टर की जो 5 बातें थी ग्लासगो में उन्होंने बोला, उससे आप इसे लिंक करो एंड पोटेंशियल के बारे में बताओ। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के पास क्या स्कोप है। अब रिन्यूएबल में भी नंबर 1 जो है हमारे पास वो है सोलर का, तो इसमें हम बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। अब बट इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, अंडरलाइंग चैलेंजेस आते हैं, इंफ्रा आता है, फाइनेंस आता है ना, फिर पीपल्स बिहेवियर आता है, कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, और प्लस कई बार ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी मैच्योर नहीं हो पाई है। सोलर में हम इन्वर्टेड सब्सिडी, इन्वर्टेड दिस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंपोर्ट कराना ज़्यादा सस्ता पड़ता है बजाय इंडिया में बनाना, सेल्फ रिलायंट का एंगल है। तो थिंक अंडरलाइंग चैलेंजेस क्या है, दीज आर सम पॉइंट्स, थिंक और क्या क्या हो सकता है। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रिपेयर इट। द नीड फॉर अ रोबस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये बात है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे कोविड-19 में हमने देखा जो नंबर आए ना कि कितने लोगों की डेथ हुई, वो बहुत कम है ट्रुथ से, रियलिटी से। तो हमारे यहाँ रोबस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, रियल टाइम मोर्टैलिटी हो, तो बिकॉज ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे भी एंड गवर्नेंस में भी। टोबैको टैक्स कम क्यों है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। टोबैको, तंबाकू खाना इज़ वेरी वेरी बैड बिकॉज इससे हेल्थ भी ख़राब होती है, और दिस इज़ लाइक टोबैको वगैरह में अगर टैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस भी होता है। आइडिया इज़ कि टोबैको इज़ बैड। Absence of an increase in tax on tobacco product post GST has impacted revenue और वर्जन पब्लिक हेल्थ। इधर एक बस एक कॉन्सेप्ट देखना है हमें सिन टैक्स का। सिन टैक्स जैसे अल्कोहल हुआ, टोबैको हुआ, ये सब क्या होते हैं, इन पे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स लगाती है बिकॉज ये जो चीज़ है ना ये सिन गुड्स है ये। तो गवर्नमेंट जीएसटी के बाद टोबैको पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाई। जैसे कि आप देखना सिगरेट वगैरह होता है, इसमें बड़े टैक्स लगते हैं, तो ये बड़ी महंगी हो जाती है। महंगी हो जाएगी तो लोग डिस्करेज होंगे सिगरेट पीने में। तो इससे 2 फायदा हुआ, सिगरेट पे टैक्स ज़्यादा लगा तो सरकार को टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसकी सेल पे। एट द सेम टाइम उसमें मोरल एंगल भी आ गया कि हम लोगों की हेल्थ पे भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, कि लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं हम दिस सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट ये है, ये सिन टैक्स यहाँ पे बढ़ना चाहिए जीएसटी के अंदर। ये नट्स एंड बोल्ट्स है ऑफ द स्टील फ्रेम। अब पिछला कुछ पैटर्न रहा है यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन का, तो उसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट किया है कि जनरली जैसे मीन एज है, एक टाइम था बड़ी कम थी, 21-22 साल थी, आजकल हो गई है 27.4 ईयर एवरेज एज सिलेक्शन का। देन यहाँ पर स्टार्टिंग में और ये रीजनल डोमिनेशन बताया, नॉर्थ में बड़ा क्रेज़ है अभी भी सिविल सर्विसेज का, वेस्ट में कम है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में भी कम है। तो सिविल सर्विसेज के ज़्यादातर सिलेक्शन किस पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। देन कन्वर्जिंग गैप्स इज़ गुड। पहले फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं था बट पिछले कुछ टाइम से फीमेल रिप्रेजेंटेशन सिलेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है, दिस इज़ गुड, कन्वर्जेंस हो रहा है। एक और चीज़ है जो स्टेम होता है, मतलब साइंस एंड ऑल और एमबीबीएस डॉक्टर्स, इनका सिलेक्शन बढ़ा है। तो ये एक रीसेंट ट्रेंड है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेक्शन बढ़ा है, दिस इज़ रीसेंट ट्रेंड। अब सी, जब भी हम जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो एग्ज़ाम की सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है। जो एग्ज़ाम है ना, ये एक 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जिसने एक सिंपल ग्रेजुएशन किया है और वो लाइक एनी पार्ट ऑफ इंडिया में, ज़रूरी नहीं कि वो सिटी में मेट्रोपॉलिटन में टॉप कोचिंग वगैरह ले रहा है, नो। एग्ज़ाम हमेशा ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसमें इक्विटी आए, इक्विटी आए। तो जैसे अभी ये डेटा देखा ना, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द स्टील फ्रेम। अब देखो यूपीएससी को इन जनरल ये पसंद नहीं आएगा कि इसमें आप देखो पर्टिकुलर एक ही सेक्शन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर एक ही एरिया के आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहे हैं। तो जो पेपर डिज़ाइन करता है ना, उसके बैक इन द माइंड ये होता है कि हम इक्विटी लाएं, मतलब एक प्रॉपर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। तो दैट इज़ वाई एग्ज़ाम हमेशा ऐसे बनाया जाता है जो एक ग्रेट लेवलर की तरह हो, कि नो मैटर आप 32 साल के एक टॉप पीएचडी वाले बड़े पढ़े लिखे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है, या फिर आप एक सिंपल 21 ईयर ग्रेजुएट हो, इन दोनों को हमें एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है और फिर चेक करना है कि किसमें कितनी ऑफिसर लाइक ये एग्जाम लाइक जो एबिलिटीज़ हैं वो है या नहीं। ये एक प्रोसेस होता है। तो दैट इज़ वाई जब हम पढ़ाई भी करते हैं ना, आई ऑलवेज से कि ये जो बेसिक्स हैं इसको इग्नोर मत करो। सिलेक्शन जो होता है ना वो हमेशा बेसिक चीज़ों से ही होता है।
बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती है कि एनसीईआरटी बुक्स ओल्ड स्कूल में आपने बोल बोल के लिख लिख के पढ़ा है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो, आपकी रीडिंग राइटिंग स्पोकन इंग्लिश आती है या नहीं आती। आप इस साल भी देखो कितने सारे यंगस्टर्स हैं, यंग यंग बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और क्यों होता है? बिकॉज दे आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज एंड दे आर नॉट अवे फ्रॉम दिस बेसिक थिंग्स। और जो सीनियर लोग आते हैं ना, वो बेसिक चीज से दूर हो जाते हैं, तो दिस क्रिएट्स अ गैप। सो द आइडिया इज चीज़ें ना सिंपल रखो, रेगुलरिटी रखो, डिसिप्लिन रखो, और बेसिक बेसिक चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। हमें बहुत हाई फाई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें रखो और रेंज अच्छी खासी कवर करो। ये नहीं कि पॉलिटी में हम एक्सपर्ट्स हो गए बट ज्योग्राफी इकोनॉमी कुछ आता ही नहीं है। नो, यू हैव टू बी बैलेंस। सो दिस इज नट्स एंड बोल्स ऑफ द स्टील फ्रेम। और एक राइट अप्रोच भी रखना जरूरी है, राइट एटीट्यूड भी होना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो बट ऑल द टाइम इन योर राइटिंग एंड ऑल इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट यू डू नॉट हैव एनी फेथ रेस्पेक्ट फॉर दिस गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दिस विल गो अगेंस्ट यू। सो we have to be optimistic as well. All right, then vacuum at top level of this military hierarchy. Now this is again very very tragic. अभी जैसे ये हुआ ना, तो अभी जो दौर चल रहा था, डीएमए का नया पोस्ट बना था, इसकी टॉप लिमिट है एज लिमिट 65, मतलब 2023 तक रावत साहब सीडीएस रह सकते थे। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता, जो रिफॉर्म्स थे ना वो कंडक्ट हो पाते। बहुत ज़रूरी रिफॉर्म्स चल रहे थे, जैसे कि थिएटर कमांड का रिफॉर्म चल रहा था, विमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन की बात थी, प्लस ट्राई सर्विस के इंटीग्रेशन की बात थी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात थी, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात थी। ये सब रिफॉर्म्स में हमें दिस एक वैक्यूम होगा, ये फील होगा, एब्सेंस ऑफ जनरल बिपिन रावत जी। सी, अभी अगर हम इस पोस्ट को देखें तो इंटीग्रेट थिएटर कमांड, हम इसको अक्सर देख रहे थे कि 5-6 महीने में ये एक्टिव हो जाएगा, अब से ये डिले ना हो जाए। ये जो पोस्ट बनी थी डीएमए की, ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। ये एक नया बना था डीएमए डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और उसके जो सेक्रेटरी थे इस डिपार्टमेंट के, वो होता था सीडीएस का पोस्ट। ये डीएमए था डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। जो सीडीएस थे वो परमानेंट चेयरमैन थे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। सीडीएस प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के। तो एक्चुअली 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तब की कमिटीज़ ने, रिव्यूज़ ने सब ये बताया कि हमारी सर्विसेज में डुप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन कम है, तो वी नीड अ कन्वर्जेंस एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में। और इसीलिए हमने डीएमए का एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उसका चीफ बनाया सीडीएस को। डीएमए अंडर था डिफेंस मिनिस्ट्री के, और ये प्रिंसिपल एडवाइजर था डिफेंस मिनिस्टर का। आइडिया था जॉइंटनेस लाना, ऑपरेशन में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनिंग सपोर्ट में, कम्युनिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस में, 3 सर्विसेज के 3 साल मिले थे फर्स्ट सीडीएस अज्यूमिंग ऑफिस। विद इन 3 ईयर्स ये हमें लाना था। तो लेट अस सी, ये एक अब सेटबैक हो गया है, अभी हायरार्की भी डिसाइडेड नहीं है। विद इन 7 डेज नेक्स्ट सीडीएस बनना चाहिए। अब अगर अपन देखें हायरार्की, तो अभी आर्मी के जो चीफ हैं जनरल नरावाने, ये अभी सीनियर मोस्ट है, बिकॉज एयरफोर्स के चीफ भी अभी नए ही बने, नेवी के भी अभी नए बने। ही इज़ द सीनियर मोस्ट नरवाने साहब ऑफ आर्मी चीफ। सो लेट अस सी, विद इन 7 डेज यहाँ पे डिसीजन आएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल देगी। सो दिस इज दिस पेज, नोड फॉर बिल ऑन एक्स जजेस पेंशन। अब यहाँ पे ऐसा बताया, दिस इज टू अर्ली, लेट्स वेट, प्रॉपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने देते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। देन दिस इज ह्यूमिडिटी, चॉपर एक ट्रस्टेड बर्ड था बट दिस हैपेंड। ओमिक्रॉन ब्लंट्स इम्यून रेस्पॉन्स। देन बिल्स ऑन एआरटी, दिस रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पास हो गया है, सरोगेसी एंड एआरटी। देन जर्मनी के नए दिस चांसलर बन गए हैं, डिपार्टिंग एंजेला मर्कल शॉल्स, चांसलर टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सो लेट अस सी। सो जर्मनी भी अभी ट्रांजिशन फेज पे है। यूएस ने ये बिल पास किया है, डिफेंस स्पेंडिंग बिल। पुतिन डिफेंस ट्रूप बिल्डअप नियर यूक्रेन, तो ये भी एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, यूक्रेन क्राइसिस। रशिया दिस नियर यूक्रेन ट्रूप्स अमास। देन क्रिसमस पार्टी, बीजिंग गेम्स, कनाडा यूके फॉलो यूएस अप्रोच, ये भी एक फ्रिक्शन का पॉइंट है। आउटलुक क्लाउडेड बाय ओमिक्रॉन। सी, आरबीआई ने भी यही कहा, वेट एंड वॉच, अभी
बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है किस डायरेक्शन में रिकवरी होगी हमारी। स्पिल ओवर्स एंड रिकवरी, ये सब डिपेंड करेगा दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या ट्रैजेक्टरी होता है। आरबीआई सरप्लस लिक्विडिटी रीबैलेंस कर रहा है, मॉप अप, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। यूपीआई अब फीचर फोन्स में भी आएगा। 5G प्रायोरिटी के साथ हम डिले हो गए, अभी 5G आ जाना चाहिए था, इसको हमें पुश करना चाहिए। देन सिंपलर नॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स इन टेलीकॉम ज़रूरी हैं। देन दिस इज रोहित अब ओडीआई कैप्टन भी होगा, रोहित शर्मा, और टेस्ट में कोहली कंटिन्यू करेगा। ये ब्लॉक पार्टी है 69A के थ्रू आईटी एक्ट 2000 गवर्नमेंट किसी भी ऐसे वेबसाइट वगैरह को आईडी को ब्लॉक कर सकती है, अकाउंट्स और यूआरएल को। तो सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 में इतने अकाउंट्स और यूआरएल ब्लॉक किए गए। यूआरएल का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? वेबसाइट होता है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म। ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है, सेबी ने बैन लगाया। डिफेंस स्पेंडिंग इतनी है यूएस की, वेल्थ में इनइक्वालिटी है, ये रिपोर्ट आगे देखते हैं। और दिस इज डकिंग आउट। अब जैसे ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्या होती है कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के पास सारी पावर और वेल्थ हो गई है, वो फर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने रिलीज किया है 2022 का वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, दिसंबर 7 2021 का। तो रिपोर्ट का नाम याद रखना है, किसने रिलीज किया है ये नाम याद रखना है। यहाँ टॉप इकोनॉमिस्ट जैसे कि नोबल विनिंग थॉमस पिकेटी एंड ऑल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अब WIR क्या होती है? इनइक्वालिटी रिपोर्ट फाइनेंशियल डेटा को देखती है कि कंट्री की इनकम और वेल्थ कितनी है अलग अलग कंट्रीज की, और विद इन कंट्री इनकम और वेल्थ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इनइक्वालिटी का नाम आए तो ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताती है कि जो पुअरेस्ट 50% है उनके पास केवल 2% है ग्लोबल वेल्थ, रिचेस्ट 10% है वो 76% ऑफ ऑल है। एक और फाइंडिंग ये है कि कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटी कम हुई है, बट विद इन कंट्री इनइक्वालिटी बढ़ी है। इंडिया की बात करें तो टॉप 10% इंडियन 57% नेशनल इनकम रखते हैं, बॉटम के पास इतना है नहीं। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज जो हुई उससे इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी भी दिस बढ़ी है, ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सट्रीम इंक्रीज इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। तो दिस ट्रेंड इज देयर कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो नहीं हुआ है। अब इसमें हमें बस दो चीज़ याद रखना है, 39B 39C, ये WIR और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। बाकी जो रेगुलर पॉइंट्स हैं वो हम देखते ही रहते हैं कि इनइक्वालिटी को कम करना है, इक्विटी बढ़ाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज हमारी हमेशा पॉलिसी रहती है। इसी से रिलेटेड आगे अभी रॉल्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। ये त्रिकोणामाली ऑयल टैंक फॉर्म है, तो ये एक्चुअली श्रीलंका में है, बहुत टाइम से ये एक ऑयल का स्ट्रैटेजिक स्टोरेज वगैरह का ऐसा रहता है। ये यूज़ में भी नहीं था, इंडिया बहुत टाइम से इसको यूज़ मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा है क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, प्लस इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी है। तो फिर से अभी ये बात चल रही है कि दिस त्रिकोणामाली के ऑयल टैंक फार्म को रिवाइव किया जाए। श्रीलंका की वैसे भी हालत अभी बड़ी अच्छी चल नहीं रही है, तो इंडिया से जैसे इंपोर्ट ऑफ फूड हुआ, मेडिसिन, फ्यूल, एसेंशियल्स, या एक्चुअली डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है श्रीलंका चाइना के। तो कोलंबो इंडिया से ये बात मांगता है, करेंसी स्वैप की भी बात मांगता है। तो अभी देखते हैं ये त्रिकोणामाली में आगे क्या प्रोग्रेस होती है। अब इससे रिलेटेड जो अभी हमने जस्टिस देखा, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, उससे रिलेटेड ये जॉन रॉल के डॉक्ट्राइन है। बिफोर दैट ये म्यांमार में है, पार्शियल डेमोक्रेसी आएगी या नहीं आएगी, डेमोक्रेसी आएगी भी या नहीं आएगी, म्यांमार मिलिट्री को, लेट अस सी। ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं रॉल्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एक बुक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल। तो ये काफ़ी माना जाता है, एथिक्स वगैरह में भी देखते हैं इसे अपन। जॉन रॉल्स के तीन प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है फ्रीडम, दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल। फ्रीडम जो है वो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पीपल आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंटरफियर विद द फ्रीडम ऑफ अदर्स टू डू वॉट दे वॉन्ट। मतलब फ्रीडम इज क्वालिफाइड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू के चक्कर में दूसरों के जो वॉट एवर वॉन्ट टू डू है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट, फ्रीडम इज देयर बट इट इज क्वालिफाइड। फिर इक्वल एक्सेस होना चाहिए, एडवांटेजियस पोजीशन ऑन टॉप, जैसे अभी देखा ना इनइक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम रिसोर्सेज, प्रिविलेजेस। तो जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो
हम कम होगी, उसका अनइक्वल एक्सेस स्ट्रक्चर जो सोसाइटी पे है इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो आइडिया इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। थर्ड है द डिफरेंस प्रिंसिपल। अगर फर्स्ट टू अनइक्वल सोसाइटी है बट अनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल होगी एज लॉन्ग एज वो बेनिफिट कर रही है लीस्ट प्रिविलेज को। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा भी लाया, अब ये तो इनइक्वालिटी हो गई कि एक सेक्शन को आप ईडब्ल्यूएस से 10% कोटा दे रहे हो, बाकी को नहीं दे रहे, तो राइट टू इक्वालिटी नहीं है। बट दिस इज राइट टू इक्वालिटी बिकॉज यहाँ पे इक्विटी है, इससे बेनिफिट हो रहा है लीस्ट प्रिविलेज सेक्शन, तो दैट इज वाई इट इज एक्सेप्टेबल। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल हुआ। तो ये तीन ऐसे याद रखने हैं, फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। तो ये रॉल्स के कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज देयर। और ये डेली क्विज है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, दिस इज देयर। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट दिस हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी ट्रेजिक एक्सीडेंट। देन दिस इज़ रिफॉर्म्स एंड अपग्रेड्स। हेलीकॉप्टर यूजुअली रिलायबल है बट एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। देन दिस इज़ फर्स्ट सीरियस एंड सेलिब्रेटेड ऑफिसर। देन स्टेट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्सपा रिलेटेड बात है, द गुड सोल्जर एंड अ वाइडर व्यू NFHS 5 के डेटा पे। रिमेन्स ऑफ द वॉर है 1971 को याद रख कर रहे हैं। लिक्विडिटी का चैलेंज है। लिक्विडिटी मतलब वो इजी एसेट्स हैं, वो इजीली लिक्विडिटी में है या नहीं है। लिक्विडिटी होती है तो बिजनेस सेंटिमेंट लिक्विडिटी से अगर मार्केट में होती है तो वो बूस्ट करती है इकोनॉमी को, बट इन्फ्लेशन भी आता है उससे। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी यूएस को ज्वाइन कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट होगा, मतलब एथलीट जाएंगे बट फॉर्मल ऑफिशियल्स नहीं जाएंगे। बाइडेन पुतिन, नो ब्रेक थ्रू इन यूक्रेन टेंशन। फाइजर बोल रहा है बूस्टर डोज लो ओमिक्रॉन का। देन दिस इज शॉल्ज, जर्मन प्रोनाउंसिएशंस आर वेरी डिफिकल्ट। ये नए चांसलर है, एंडिंग मर्कल इरा। देन दिस इज जीरो टॉलरेंस जॉनसन, 1 ईयर ऑन फर्स्ट पर्सन। कोविड इज गुड, कोविड वैक्सीनेशन इज गुड, फर्स्ट शॉट मिला था कोविड-19 का। ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर Mi-17V5 है। अब ना एक और बात चल रहा है, जो रशियन, जो हमारे जो मैक्सिमम गैजेट्स हैं ना एविएशन में, वो रशियन है। ये गैजेट्स क्या इतने रिलायबल हैं, इधर इतने कुछ देखे ना तो इसके एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं पिछले 1-2 साल में Mi-17 के। तो ऑल्दो ये V5 वर्जन था, देर आर प्रॉब्लम्स। ऐसे मिसहैप्स क्यों हुए, दिस इज रियली अ बिग कॉज ऑफ वरी। सीडीएस का हमने खो दिया। हमारे अक्सर हम देखते हैं फाइटर पायलट्स, ये फ्लाइंग कॉफिन बन गया है MiG-21। तो मॉडर्नाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है आर्म्ड फोर्सेस का। ये ऑब्सोलीट वेपन्स होते हैं, ये रिलायबल भी नहीं होते हैं और इससे हैवी कैजुअलिटीज़ होती है। सो एयरक्राफ्ट इन दिस। देन रिकवरी टर्निंग ब्रॉड बेस्ड वारंट्स कंटिन्यूड सपोर्ट। मोटो इज टू सॉफ्ट लैंडिंग दैट इज वेल टाइम्ड। डिजिटल करेंसी, यूपीआई अब फीचर फोन पे भी आएगा। सेंसेक्स जंप हुआ है एसबीआई स्टांस में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्ल्ड इज लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया विद ऑप्टिमिज्म। सो सी, एप्पल 3 ट्रिलियन बन गया है, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप, इंडिया जीडीपी के बराबर पहुंच गया। गुड। देन दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। पहला हमें क्लीन एनर्जी पे प्रिपेयर करना है सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट करना है रिवर इंटर लिंकिंग पे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।